हेलो एवरीबॉडी, आई एम वर्षा वैष्णव, योर मेंटर फ्रॉम सीएचके कॉमर्स ऑफ कोटा। और बेटा आज से जो मैं आप लोगों की तैयारी शुरू करवा रही हूँ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सिविल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैं 1 बाय 1 लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर बेटा आज अपन लोगों ने जो स्टार्ट करना है दैट इज स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। स्टार्टअप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी छोड़ने जैसा टॉपिक नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मान सकते हैं कि फ्रॉम 6 to 9 मार्क्स इजीली यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर बुक। तो आज से मैं आपको यही चैप्टर इन ब्रीफ में आपको यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करूंगी, बिकॉज बहुत जल्दी आपके एग्जाम आने वाले हैं और आपकी तैयारी को और ज्यादा परफेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने ये चैप्टर्स उठाए हैं ताकि अपन क्विक रिविजन यहाँ पे अपन लोग ले सके। ऑलराइट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा अपन लोग इस चैप्टर के साथ में। चैप्टर के अंदर देखो अपन लोगों ने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपन लोगों को यहाँ पे चैप्टर के अंदर क्या क्या आउटलाइंस दी गई है, क्या क्या चीजें चैप्टर में हम लोगों को देखनी है। सो दैट इज इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन लोग, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, एग्जम्पशंस देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे और अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज देखेंगे, स्टार्टअप का लाइफ साइकिल कैसा होता है वो देखेंगे, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होता है स्टार्टअप का ये देखेंगे। टुडे मैं ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपके कवर करना चाह रही हूँ एंड इन माय नेक्स्ट सेशन मैं आप लोगों के ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स है इन्हें कवर करूंगी। फंडिंग ऑप्शंस और एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अलावा यूनिकॉर्न केस स्टडीज के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो इन माय 2 सेशंस अब मैं ये वाला आपका जो चैप्टर है इसे कंप्लीट कर दूंगी। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं चैप्टर की तरफ। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आपको स्टार्टअप कंपनी के बारे में बताया गया है कि स्टार्टअप कंपनी होता क्या है। अपन लोग सब जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप को 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके ऊपर भाषण दिया था और ये बताया था कि भैया हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे यूथ है उन सबको हम लोग चाह करके भी उतनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे जिस चीज के ऊपर फोकस किया गया था वो किस चीज के ऊपर फोकस किया गया था? स्टार्टअप के ऊपर फोकस किया गया था। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है बेटा? तो स्टार्टअप का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा बिजनेस जहां पे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्या कर रहे हो? प्रमोट कर रहे हो। किस चीज को प्रमोट कर रहे हो? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे आपने प्रमोट किया, दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप। ठीक है, यहाँ पे भी देखो क्या बोल रखा है, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। एंटरप्रेन्योरियल वेंचर का मतलब ये होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहां पे आप अपनी स्किल्स, ठीक है, अपनी स्किल्स, अपने नॉलेज के बेसिस पे क्या करते हैं, यहाँ पे किसी बिजनेस को जो कि इनोवेटिव इन नेचर है, जो कि कैसा है? इनोवेटिव इन नेचर है, उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज लिखी हुई है, विच इज टिपिकली इमर्जिंग फास्ट ग्रोइंग बिजनेस, जहां पे जो अनमेट नीड्स है उनको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है, ये इसका एजेंडा होता है। डेवलपिंग अ वाइबल बिजनेस मॉडल अराउंड एन इनोवेटिव प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे होंगे? इनोवेटिव नेचर के होंगे, सर्विसेज और ऐसे प्रोसेसेस और ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि कौन से नेचर का है? इनोवेटिव नेचर का है, उसे यहाँ पे प्रमोट किया गया है। इज इट क्लियर? समझ में आया हम लोगों के यहाँ पे कि क्या चीज होती है स्टार्टअप? ठीक है, अब आगे अपन लोग बेटा देखते हैं स्टार्टअप लैंडस्केप इन इंडिया। इंडिया में स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे वही बोला गया है, कोई भी एंटिटी शैल बी कंसिडर्ड एज ए स्टार्टअप। उसको तभी इंडिया के अंदर स्टार्टअप कंसिडर किया जाएगा, कब? जब अप टू अ पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि स्टार्टअप का क्लियर मतलब क्या होता है कि या तो कोई वो एलएलपी फॉर्म में हो सकता है, या फिर अगर कंपनी की बात करेंगे हम लोग तो वो कंपनी कैसी होगी बेटा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होगी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कभी भी एक स्टार्टअप नहीं हो सकती है। ठीक है, अब स्टार्टअप का मतलब यहाँ पे देखो अपन लोगों को बता दिया गया है कि कोई भी कंपनी जो कि क्या है? प्राइवेट लिमिटेड है, और वो कितने साल? 10 साल। ठीक है, 10 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए उसके इनकॉर्पोरेशन को। 10 साल से ज्यादा अगर उसके इनकॉर्पोरेशन हो गया तो फिर वो स्टार्टअप नहीं कहला सकती। दूसरी चीज क्या है कि जो उसका टर्नओवर है, उस एंटिटी का टर्नओवर है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उसके इनकॉर्पोरेशन से लेकर के अभी तक में 100 करोड़ से ऊपर का नहीं हुआ हो, तभी स्टार्टअप हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी एंटिटी जो कि वर्क कर रही हो, किस तरफ वर्क कर रही हो? तो इनोवेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या फिर इंप्रूवमेंट के लिए, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट और प्रोसेस के, या फिर कोई भी सर्विसेज के, या फिर यहाँ पे क्या बोल रखा है, इफ इट इज अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल। वो बिजनेस मॉडल कैसा है? स्केलेबल है, यानी कि भविष्य में जाकर के उस मॉडल को क्या मिलनी है? बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर मिलनी है उसको, लार्ज स्केल पे वो बिजनेस होने वाला है। तो स्केलेबल बिजनेस मॉडल है और उसके अंदर हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वेल्थ क्रिएशन। देखो मैंने आपको बोला था ना कि मोदी जी ने अपने भाषण में क्या बोला उस दिन ये बोला कि हम लोग खुद इतनी सारी गवर्नमेंट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो देश है किस तरफ जाए? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए। तो जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि आप खुद तो एम्प्लॉयड होंगे और साथ साथ में आप ऐसे बिजनेस के अंदर अपने आप को एंगेज करके रखेंगे जो इनोवेटिव नेचर का है, और वो बिजनेस कैसा है? स्केलेबल बिजनेस है, और उस बिजनेस से क्या जनरेट होने वाला है? तो उस बिजनेस से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है और उससे अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएशन यहाँ पर होने वाला है। तो
अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं और अगर इंडिया में वो स्टार्टअप आप शुरू कर रहे हो तो इंपॉर्टेंटली उसका फॉर्मेशन या तो एलएलपी फॉर्मेट में होगा या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में होगा, और बाकी आपको 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आपने ये फुलफिल नहीं करी तो आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप का नाम नहीं दे सकते हो। इज इट क्लियर? यहाँ पे हमें ये डेफिनेशन समझ में आ गई। रिपीटेडली बेटा ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, डेफिनेशन रिपीटेडली पूछी जाती है, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको स्कीम्स के बारे में कुछ बताया गया है, वो एक बार को अपन लोग देख लेते हैं। यहाँ से मैं रीडिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। फॉर अटेनिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वेरियस प्रोग्राम्स आर इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पर लाए, अलग अलग स्कीम्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। एज अ रिजल्ट ऑफ सस्टेन्ड एफर्ट द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट ने अभी तक 1,17,254 एंटिटीज को स्टार्टअप के रूप में क्या करा है, दिसंबर 2023 तक रिकॉग्नाइज किया है। मतलब कि अभी तक इस प्रोग्राम के अंदर इतनी स्टार्टअप एंटिटीज क्या हो चुकी है, बन चुकी है। रियलाइजिंग द एक्शन आइटम ऑफ द स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, द गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग फ्लैगशिप स्कीम्स अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। नेमली कौन कौन सी स्कीम्स यहाँ पे लाए गए हैं? फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप, इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर स्टार्टअप, ताकि स्टार्टअप को क्या किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके अलग अलग लेवल पे उनके बिजनेस के। बिजनेस साइकिल में देखो बहुत सारे लेवल होते हैं, है ना। सबसे बेसिक लेवल तब होता है जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है, उसके बाद में आपके बिजनेस को 1-2 साल हो गए चलते चलते, फिर और थोड़ा सा समय हो गया, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है एंटरप्रेन्योर की। तो उन सारी रिक्वायरमेंट को मिट आउट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस पे यहाँ पे क्या करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं। ठीक है, टू एनेबल स्टार्टअप टू ग्रेजुएट टू अ लेवल वेयर दे आर एबल टू रेज इन्वेस्टमेंट और सीक लोन। देखो जैसे कि हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड क्या होता है, फाइनेंस होता है, पैसा होता है। बिना पैसे की कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी बिजनेस किस पॉइंट पे जाकर के रुक सकता है, दैट पॉइंट इज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो उस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को अलग अलग स्टेजेस पे गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उनको स्टार्टअप को हेल्प किया जाए, उन्हें प्रमोट किया जाए और इन्वेस्टमेंट रेज करने में हेल्प किया जाए और लोन रेज करने में उनकी हेल्प किया जाए, ताकि जो उनकी नॉर्मल वर्किंग है वो बहुत ही स्मूथली वो बिजनेस ऑपरेशंस वो रन कर सके, अपने कोर बिजनेस पे ध्यान दे सके। ठीक है, तो अलग अलग स्कीम्स यहाँ पे बनी बेटा। ये स्कीम सबसे पहले कौन सी, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। यहाँ पे क्या बोल रखा है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को अप्रूव किया गया 4 सालों के लिए, 21-22 से ये तैयार शुरू हुई है, और इसके अंदर जो फंड है वो कितना है, ₹945 करोड़। ठीक है, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है स्टार्टअप का फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री एंड कमर्शियलाइजेशन। ये जो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग स्टेजेस होती है किसी बिजनेस की, इन सारी जगहों पे इसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। दूसरा होता है बेटा फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप। फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो बेटा फंड ऑफ फंड का मतलब होता है द फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप स्कीम को अप्रूव किया गया जून 2016 में। यहाँ पे जो अमाउंट है वो ₹10,000 करोड़ का है। इसको स्प्रेड करा गया ओवर द 14th and 15th फाइनेंशियल finance commission cycle based on progress of implementation to provide much needed boost to the Indian startup ecosystem and enable access to domestic capital. The scheme is operationalized, इस स्कीम को सिडबी ने क्या करा है, ऑपरेशनलाइज किया। इस एफएफसी स्कीम के अंदर, एफएफएस स्कीम के अंदर डज नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट, डायरेक्टली स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते थे। इंस्टेड ऑफ दिस क्या करते थे, प्रोवाइड कैपिटल टू सेबी रजिस्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ्स को क्या करते थे यहाँ पे फंड यहाँ पे प्रोवाइड करते थे। नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डॉटर फंड भी बोलते हैं। हु इन टर्न इन्वेस्ट मनी इन ग्रोइंग इंडियन स्टार्टअप थ्रू इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, डायरेक्टली जो फंड ऑफ फंड स्कीम का जो पैसा है ₹10,000 करोड़, उसको डायरेक्टली स्टार्टअप में इन्वेस्ट ना करके सिडबी के थ्रू यहाँ पे क्या करा गया है, ये अमाउंट प्रोवाइड किया गया है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड भी यहाँ पर कहा जाता है। इसके अलावा इसे डॉटर फंड भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है यहाँ पर किसी भी जो भी स्टार्टअप है उनके अंदर क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे इनका काम होता है। ठीक है, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं बेटा स्टार्टअप के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका जो है वो यहाँ पर है आपका थ्रू इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, तो ये फंड ऑफ फंड था। ठीक है, आगे क्या था इसके अंदर बेटा, आगे इसके अंदर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। क्रेडिट गारंटी स्कीम ये भी नई स्कीम लेकर के आई गई थी बाय द गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के लिए, ताकि उन्हें प्रोवाइड करी जा सके क्रेडिट गारंटीज टू लोन एक्सटेंडेड टू डीपीआईआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अब देखो ऐसा होता है, अभी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, अगर आपका कोई स्टार्टअप है तो वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। कौन रिकॉग्नाइज करेगा, तो कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कर सकता है या फिर एनबीएफसी कर सकता है या फिर वेंचर डेब्ट फंड अंडर सेबी रजिस्टर्ड ऑल्टरनेटिव फंड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे अभी पढ़ा है। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, ये जो स्कीम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप इज एम टू प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी, उन्हें एक स्पेसिफिक लिमिट तक प्रोवाइड करनी है अगेंस्ट जो कि लोन उन्हें दिए जा रहे हैं एक्सटेंडेड बाय मेंबर इंस्टीट्यूशन टू फाइनेंस एलिजिबल बोरोवर्स। क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
अब अपन लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रिकॉग्नाइजेशन एज स्टार्टअप। रिकॉग्नाइजेशन एज स्टार्टअप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लाइक अगर आप क्या हो एक स्टार्टअप हो तो उसके पहले आपको अपने आप को रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे शुरू होगा। ठीक है, क्या बोल रखा है यहाँ पे देखो, द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एन एलिजिबल एंटिटी एज स्टार्टअप शेल बी अंडर। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि स्टार्टअप शेल मेक एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर मोबाइल ऐप के जरिए या फिर आप पोर्टल पे जा सकते हैं डीपीआईटी के, आपको यहाँ पर स्टार्टअप के लिए क्या लगानी पड़ेगी, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, नंबर 1। सेकंड यहाँ पे होगा द एप्लीकेशन शैल बी अकम्प्लाइड बाय। एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पर होनी चाहिए, तो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपके इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेशन की कॉपी और रजिस्ट्रेशन की कॉपी एज द केस में भी। इसके अलावा राइट अप अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस तरीके का है, और यहाँ पे आपको ये हाईलाइट करना है कि किस तरीके से आप इनोवेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस या फिर सर्विसेज के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी के बारे में बात करना है इन टर्म ऑफ कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट करने वाला है आपका बिजनेस, और आपका बिजनेस वेल्थ क्रिएशन में किस तरीके से हेल्प करने वाला है। यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर करनी होगी। द डीपीआईटी में आफ्टर कॉलिंग फॉर सच डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन एंड मेकिंग सच इंक्वायरीज एज इट मे डीम फिट। ठीक है, जैसे भी डीपीआईटी को लगता है, ये रेगुलेटरी बॉडी है और ये क्या कर सकती है, आपको कॉल कर सकती है जैसा भी उसे ठीक लगता है उस तरीके की इंक्वायरी के लिए। रिकॉग्नाइज करेगी कि एलिजिबल है कि नहीं है एंटिटी स्टार्टअप के तौर पे, या फिर वो क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है बाय प्रोवाइडिंग रीजन, है ना, रीजन यहाँ पे प्रोवाइड करके कि आपको क्यों रिजेक्ट किया गया है, आप क्यों एक स्टार्टअप नहीं बन सकते हो। इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे बता रखा है स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशन बाय डीपीआईटी enables the companies to access a host of tax benefit, easier compliance, intellectual property right, fast tracking and more। अगर आप रिकॉग्नाइज हो जाते हैं एज ए स्टार्टअप तो ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स है ये आप अवेल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? चलिए मैं यहाँ पे आपके बेनिफिट्स निकालना चाह रही हूँ। वेट फॉर अ मिनट बेटा, है ना। चलो अभी अपन लोगों ने क्या देखा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था। अब अपन लोग देखते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेप्स। ठीक है, अगर किसी स्टार्टअप को आपको स्टार्ट करना है तो उसके रजिस्ट्रेशन के क्या स्टेप है, ये यहाँ पर अपन लोगों को देखना है, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला स्टेप देखो यहाँ पे अपन लोगों को बना के दे रखा है माइंड मैप के थ्रू भी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। सबसे पहले अपन बिजनेस एंटिटी को इनकॉर्पोरेट करेंगे, या तो एलएलपी फॉर्मेट में होगी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, तो आपको सबसे पहले तो कंपनी फॉर्मेट में उसे फॉर्म करना होगा। सेकेंडली आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज अ स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर। इसके बाद में आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा फ्रॉम डीपीआईटी, फिर आप एप्लीकेशन लगाएंगे रिकॉग्नाइजेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, और फिर फाइनली आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लोग देखते हैं क्या क्या चीजें स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज बेटा आपको क्या बोली, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, यानी कि बिफोर गेटिंग रजिस्टर्ड एज ए स्टार्टअप वन मस्ट नीड टू इनकॉर्पोरेट हिज बिजनेस इधर एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी। Incorporation of a private limited company or a limited liability partnership can be made by फाइलिंग द इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन। आपको पता है आरओसी के पास में जाकर के आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं फॉर द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पे भी आपकी नई एंटिटी का रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट अ पार्टनरशिप फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए आप एप्लीकेशन लगा देंगे, रजिस्ट्रेशन को फाइल कर देंगे रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म्स के पास में जाकर के, जिस किसी भी एरिया में आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी एंटिटी रजिस्टर्ड होने वाली है वहां पर। आगे क्या बोल रखा है, व्हाट फॉर्म शुड योर स्टार्टअप वेंचर हैव। अब आपके स्टार्टअप वेंचर का क्या फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इन इंडिया। अगर इंडिया में आप क्या कर रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी कर रहे हो, कंपनी फॉर्म में हो सकता है, तो द लॉ ऑफ कंपनीज इन इंडिया गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन एंड प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑल फेजेस। इनकॉर्पोरेशन फेजेस के अलग है, मैनेजमेंट, मर्जर, वाइंडिंग अप, सबके लिए अलग अलग चीजें होती है। आरओसी को क्या करोगे, आरओसी को यहाँ पे अपॉइंट करा गया है, हर एक डेजिग्नेटेड रीजन के लिए होता है, हु इज द नोडल अथॉरिटी होती है इन रिलेटेड टू कंपनीज इन दैट पर्टिकुलर रीजन। उस पर्टिकुलर रीजन में वही क्या करेगी, यहाँ पर इन सारी चीजों को हैंडल करेगी। ठीक है, आज सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनीज यहाँ पे इन्होंने बताया, ये अपन को सब कुछ पता है ये सारी चीजें। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, वन पर्सन कंपनी क्या होती है, वो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है। इसके बाद में चार्टर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, अगर मेरे को, क्योंकि अगर मैं स्टार्टअप हूं तो प्राइवेट कंपनी के फॉर्मेशन में ही होंगी, और चार्टर डॉक्यूमेंट क्या होगा, एक एमओए होगा, और आपको पता है दूसरा क्या होता है, एओए होता है। एमओए आपको पता है एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जिसके थ्रू सब लोग कंपनी की इन्फॉर्मेशन उन्हें पता लगती है। एमओए जिसके अंदर ऑब्जेक्ट रहता है कंपनी के अंदर, जिस पर्पस के लिए कंपनी को क्या करा जा रहा है, इनकॉर्पोरेट करा जा रहा है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्लॉज इन एमओए शेल बी द नेम
नेम ऑफ द प्रपोज कंपनी यहाँ पे लिखा रहता है, उसके साथ में सफिक्स लगा हुआ रहता है कि वो लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है। इसके अलावा द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड होगा वो। इसके अलावा क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंडोर मैनेजमेंट रहता है बेटा, कि किस तरीके से कंपनी अपनी वर्किंग को यहाँ पे करेगी। 4 चीजें क्या होती है, क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होती है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको प्री इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज बता रखी है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत होती है, डायरेक्टर को डीन नंबर लेने की जरूरत होती है। इसके अलावा फिर आप एप्लीकेशन कहाँ पे करेंगे, तो स्पाइस प्लस INC 32 फॉर्म आपको भरना होता है। EMOA आपको किस में लगाना होता है, INC 33 में लगाना होता है। और AOA आपको INC 34 में लगाना होता है। एंजेला प्रो एस स्पाइस प्लस फॉर्म इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म होता है, जहाँ पे आप सारी चीजें ये फिल कर सकते हो। यहाँ पे कितनी सर्विसेज दी जाती है स्पाइस प्लस फॉर्म में, तो उन्होंने बोला 11 सर्विसेज यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, फाइनल स्टेप क्या होता है इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस का, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस एंड ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये सबसे पहला आपका स्टेप हुआ। अगर डिटेल में आपसे प्रोसेस पूछ लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपको इतना बताना पड़ेगा, बाकी ऐसा नहीं है। आपको सिंपली सिर्फ ये लिखना है कि भैया आपको एज अ कंपनी या फिर एज अ LLP जो भी आपका फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको क्या करवाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप सीधे सीधे लिख सकते हो स्पाइस प्लस INC 32 फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना होगा अलॉन्ग विद EAOA और EMOA। अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज भी बताया है यहाँ पे इन्होंने। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज क्या होगा कि जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक इनकॉर्पोरेशन जैसे ही आपको यहाँ पे इशू कर दिया जाता है बाय द ROC, द कंपनी बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है इन द आई ऑफ लॉ। द रिक्वायर सर्टेन बेसिक रजिस्ट्रेशंस उन्हें यहाँ पे करने होते हैं टू इनिशिएट देयर बिजनेस व्हिच इंक्लूड्स फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ परमानेंट। देखो पैन नंबर यहाँ पे आपको लेना पड़ता है, ठीक है, वो सब कुछ लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो फिर यहाँ पे आपको IEC कोड भी यहाँ पे लेना होगा। फर्दर एवरी कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट सर्टेन कंप्लायंसेस उन्हें यहाँ पर करने होते हैं, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है। फॉर अ डे टू डे एक्टिविटीज के लिए होल्डिंग अ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन के तत्काल बाद में आपको क्या करना होगा, बोर्ड मीटिंग करना होगा। कन्वेइंग द एनुअल जनरल मीटिंग, हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग होगी। मेंटेनिंग सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, और सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे यहाँ पर होने चाहिए। स्टैट्यूटरी रजिस्टर उन्हें यहाँ पे बना मेंटेन करना होगा, मिनट बुक मेंटेन करनी होगी, ताकि जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस है उनको आप फॉलो कर सके, उन प्रोविजंस को आपको मानना है। ठीक है, जब आप एक कंपनी फॉर्मेट में यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, देन नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपका, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज रजिस्टर्ड विद स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के साथ में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो कैसे होगा बेटा, सो वंस द एंटिटी इज इनकॉर्पोरेटेड, जैसे ही एंटिटी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, द बिजनेस कैन बी रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप। बिजनेस को आप रजिस्टर्ड के फॉर्म में क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हो। क्लियर है इतना। अब क्या बोल रखा है, द प्रोसेस इज कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। वन नीड्स टू विजिट द स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाएगा, रजिस्टर के बटन को क्लिक करेगा। आफ्टर द वन नीड्स टू एंटर हिज नेम और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, एंड आफ्टर दैट क्लिक रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक करना है। OTP सेंड कर दिया जाएगा आपके ईमेल के ऊपर, एंड अदर डिटेल्स जैसे कि टाइप ऑफ यूजर कैसे हो, नेम, स्टेज ऑफ स्टार्टअप एक्सेट्रा शुड बी, ये भी आपको मेंशन करना होगा। आफ्टर एंटरिंग दिस डिटेल द स्टार्टअप इंडिया प्रोफाइल विल बी क्रिएटेड। आपकी स्टार्टअप इंडिया प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। वंस द प्रोफाइल इज क्रिएटेड ऑन द वेबसाइट, स्टार्टअप कैन अप्लाई फॉर वेरियस एक्सेलरेशन, incubator और mentorship program and other challenges on the Startup India website, along with getting access to various resources जैसे कि learning and development program, government schemes, startup policies for state policies for startup, ये सारी की सारी वो अवेल कर पाएगा। ठीक है, वंस यू गेट रजिस्टर्ड विद द स्टार्टअप इंडिया। अब आगे क्या है, यहाँ पे आगे होगा गेट रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम DPIIT। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोफाइल ऑन द स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट इज टू अवेल रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोटिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT। The recognition helps the startup to avail various benefits like access to high quality intellectual property, services and resources, relaxation in public procurement norms, self-certification under labor law, environmental laws, easy winding up of company, access to fund of fund, tax exemption for consecutive 3 years, and tax exemption on investment above fair market value. For getting recognition, DPIIT से recognition के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो registered profile account credential to log on करना पड़ता है इंडिया वेबसाइट और क्लिक करना पड़ता है DPIIT रिकॉग्नाइजेशन फॉर स्टार्टअप के लिए। इसके बाद में अंडर द स्कीम और पॉलिसीज टैब के अंदर आपको मिल जाएगा। क्लिक करिए आप गेट रिकॉग्नाइज बटन ऑन द नेक्स्ट पेज, द नेक्स्ट न्यू पेज विल ओपन, scroll down the page and click on the here for submitting your application for recognition as a startup button। अब देखो यहाँ पे इन्होंने हमें पूरा के पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर बता दिया है। और दूसरी चीज क्या बता दी कि अगर आप DPIIT से रिकॉग्नाइज स्टार्टअप होते हैं तो उसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हमें यहाँ पे बताया कि भैया आपको यहाँ पे अलग अलग बेनिफिट्स आप अवेल कर सकते हो एज अ स्टार्टअप, एक्सेस कर सकते हो हाई क्वालिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज के अंदर, अलग अलग रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, रिलैक्सेशन यहाँ पे हो जाएगी पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स के अंदर, सेल्फ सर्टिफिकेशन। देखो क्या बताया, हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि लेबर लॉ के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट आपको क्या कहती है कि सेल्फ
सेल्फ सर्टिफाई करो अपने आप को, है ना, वहां पे इंटरफेरेंस नहीं करती है आपको, तो ये चीज आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि 3 साल तक का कॉन्सिक्यूटिव 3 इयर्स का आप क्या ले सकते हो, पूरा की पूरा टैक्स एग्जम्पशन यहाँ पे ले सकते हो बीइंग एन स्टार्टअप। इसके अलावा क्या होता है कि वो जो इन्वेस्टर जो आपके स्टार्टअप के अंदर अपना पैसा लगा रहा है, गवर्नमेंट इस चीज को, ताकि इन्वेस्टर्स इसके अंदर पैसा लगाए, उस चीज को भी प्रमोट करने के लिए जो इन्वेस्टर होती है उन्हें भी यहाँ पे क्या देते हैं, टैक्स एग्जम्पशन देते हैं, ठीक है, ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और फिर यहाँ पे आपको प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से आप डीपीआईटी पे क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पर। अगली चीज क्या है, अब एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन के अंदर क्या हुआ कि आप जैसे स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशन फॉर्म आपने खोला, द डिटेल हैज टू बी फिल्ड सच एज एंटिटी की डिटेल, आपका फुल ऑफिस का एड्रेस, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल, डायरेक्टर पार्टनर की डिटेल, और जो कोई भी इंफॉर्मेशन स्टार्टअप एक्टिविटीज के बारे में, सेल्फ सर्टिफिकेशन के बारे में, सारी डिटेलिंग आपको वहां पर करनी होगी। क्लियर है यहाँ पर। ये सारी की सारी डिटेलिंग आपको करनी होगी। इसके बाद में आपको क्लिक करना पड़ेगा ऑन द प्लस साइन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्म एंड एंटर ईच सेक्शन ऑफ द फॉर्म। आफ्टर एंटरिंग ऑल द सेक्शंस ऑफ द स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशन फॉर्म, एक्सेप्ट करना पड़ेगी टर्म्स एंड कंडीशन को। उसके बाद में आप क्या कर दोगे, सबमिट फॉर्म पे क्लिक यहाँ पर कर दोगे। क्लियर है। अब इन्होंने बोला है कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस कब, जब आप क्या करवा रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड ऑन स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। क्या क्या आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपका पैन नंबर चाहिए, अगर आपके पास में कोई फंडिंग आई हुई तो उसका प्रूफ चाहिएगा, प्रूफ ऑफ फंडिंग चाहिएगा, ऑथराइजेशन लेटर चाहिएगा ऑफ द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी या फिर एलएलपी या फिर पार्टनरशिप फर्म का अगर कौन है कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो उस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिएगा, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक पिच डेक, वेबसाइट लिंक, वीडियो, इन सबका प्रूफ, पेटेंट और ट्रेडमार्क की आपकी डिटेल यहाँ पर हमें चाहिए। इसके अलावा लिस्ट ऑफ अवार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या मिल जाना है बेटा, रजिस्ट्रेशन क्या ये रिकॉग्नाइजेशन नंबर यहाँ पे आपको मिल जाना है। वंस द एप्लीकेशन इज मेड, अ रिकॉग्नाइजेशन नंबर यहाँ पे जनरेट होगा स्टार्टअप के लिए। द सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन विल बी इशूड आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन करने के बाद में आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन नंबर दे दिया जाएगा। जनरली ये 2 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। क्लियर है। ये क्या चीज पढ़ी हम लोगों ने यहाँ पर, क्या चीज पढ़ाई है मैंने आप लोगों को, दैट इज रजिस्ट्रेशन स्टेप। एक स्टार्टअप की क्या क्या रजिस्ट्रेशन स्टेप यहाँ पर होती है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। ठीक है, क्लियर है।